वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए क्लास को देखते हैं। क्वेश्चन 1, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर आल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये एक नई टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री से रिलेट करती है कि अगर वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। क्या उसको हम सल्फेट हार्डनेस बोलेंगे, नाइट्रेट हार्डनेस, क्लोराइड हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस। तो पहले हम इसका सही आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा बुनियादी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही आंसर है। देखते हैं। देखिए, पानी जो है दो तरीके का होता है। यानी हम लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो हम सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर की डिफिनेशन देखते हैं। हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर कैन हैव अ स्लाइटली साल्टी टेस्ट एंड कैन बी बैड फॉर योर स्किन एंड हेयर। यानी हम कह सकते हैं कि हार्ड वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसके अंदर मिनरल रिच होता है, यानी मिनरल की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा होती है। मिनरल में जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है ये उस पानी में बहुत ज्यादा होते हैं। और हार्ड वाटर का अगर आप टेस्ट की बात करो, यानी अगर आप उसको पियोगे तो उसका पानी या उसका टेस्ट जो होता है वो नमकीन टाइप का होता है, खारा साल्टी टाइप का पानी होता है। और ऐसा पानी जो है आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, बैड होता है, बुरा होता है। तो ऐसे पानी को डायरेक्टली जो है एज अ ह्यूमन बीइंग जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट वाटर इस्तेमाल करते हैं। Soft water has a low concentration of minerals and usually a high amount of sodium. Soft water has a neutral taste and it's good for your skin and hair. तो सॉफ्ट वाटर ये वही पानी होता है जो जमीन के नीचे से आता है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर मिनरल की कंसेंट्रेशन जो है कम होती है और ये हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए क्या होते हैं, गुड होते हैं। और इसका टेस्ट भी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। और हार्ड वाटर जनरली जो हमें मिलता है ना वो सी का पानी होता है, ओशियन का पानी होता है, क्योंकि ये पानी ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों से होकर गुजर कर ओशियन में, सी वगैरह में आते हैं, समुद्र में आते हैं। तो ऐसा पानी जो होता है उसका टेस्ट जो होता है वो खारा होता है। तो पानी में जो हार्डनेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? इस काज बाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट्स। देखिए, बायोकार्बोनेट्स जो है एक आयोन्स होते हैं। ठीक है। अब ये आयोन्स है क्या, इसके लिए कोई अलग से सेपरेट क्लास जो है मैं बाद में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो है ये हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के फील्ड में जो है इस चीज को समझना पड़ेगा। आयोन्स जो है एक तरीके के जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जो कि पॉजिटिव तौर पर भी काम करते हैं, निगेटिव तौर पे भी काम करते हैं। बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल के साथ बायोकार्बोनेट आयोन्स जो है जिस पानी में मिला हुआ हो, तो उस पानी की जो हार्डनेस होगी उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। और उस टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस का नाम देते हैं। और इस पानी को यूज करने के लिए इसके अंदर से हम हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और यूजिंग क्लर्क मेथड। ठीक है। तो जैसे अगर इस टेम्परेरी हार्डनेस वाले पानी को हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम अगर इस पानी को गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो इस पानी के अंदर की टेम्परेरी हार्डनेस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या फिर एक क्लर्क मेथड इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज करके जो है हम इस पानी के हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं और हम इसको जो है रीयूज बना सकते हैं, यूज करने के काबिल बना सकते हैं। एक होता है परमानेंटरी हार्डनेस। इज कॉज्ड बाय सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी जिस पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाले मिनरल्स हो प्लस उसके अंदर नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट के आयोन्स शामिल हो, तो वो पानी की जो हार्डनेस होगी उसको हम परमानेंट हार्डनेस का नाम देते हैं। इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी को यूज करने के लिए जो है हम बॉइलिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी बॉयल करने से यहाँ पर पानी के अंदर की परमानेंट हार्डनेस जो है वो खत्म नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय परम्यूटेट या आयन एक्सचेंज। तो यहाँ पर पानी को यूज करने के लिए या इसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम परम्यूटेट एक तरीका ये होता है, या आयन एक्सचेंज जो है एक तरीका ये होता है। इसको यूज करके जो है हम इस परमानेंट पानी के हार्डनेस को दूर करते हैं। तभी इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि परमानेंट हार्डनेस में जो है हमें केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है पानी के हार्डनेस को दूर करने के लिए।
तो ये एक सिंपल सी चीज थी। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर इतना याद रखो कि टेम्परेरी हार्डनेस बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट की वजह से होती है, और परमानेंट हार्डनेस जो है सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से जो है, अगर ये पानी के अंदर होते हैं तो उस पानी की हार्डनेस जो है परमानेंट हार्डनेस होती है। और इनको रिमूविंग का जो तरीका है ये काफी आसान है, आप माइंड में जो है रख सकते हो। ठीक। क्वेश्चन टू, ग्राउंड वाटर इज स्पेशली प्रोन टू एक्सेसिव हार्डनेस ड्यू टू, कह रहे हैं कि जमीन की नीचे का जो पानी यानी ग्राउंड वाटर जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है हार्ड है, तो वो हार्डनेस जो है किस वजह से होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यही दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयोन्स शामिल होते हैं, अगर ये पानी के अंदर एक साथ पाए जाते हैं तो उसकी वजह से पानी क्या होता है, हार्ड हो जाता है। इस पानी का टेस्ट जो होता है वो खारा हो जाता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो है यूज करना सही नहीं होता। चलिए क्वेश्चन थ्री, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूसली, यानी अगर कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूस हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो करेगा, इवॉल्विंग, निगेटिव, स्टैग्नेंट या सबलिमिनल। देखिए यहाँ पे तीन वर्ड यूज किया गया, ये तीनों निगेटिव माने में जो है यूज होता है। एक तो निगेटिव का माना ही निगेटिव होता है कि अगर कम्युनिकेशन जो है मुसलसल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन या मुसलसल तौर करने के लिए हम नए नए तरीके को, नई नई चीजों को जो है हम डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। स्टैग्नेंट का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, बेहरकत, बेहोश, अनजान, गाफिल, इस माना में हम इस चीज को यूज करते हैं। सबलिमिनल का मतलब होता है अनकंशियस, ठीक है। तो अनकंशियस का मतलब होता है कि यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे हम कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, मतलब जहां पर हम कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन बगैर अकल का इस्तेमाल करके, जैसे हम बेहोशी की हालत में रहते हैं या गाफिल वाली हालत में रहते हैं। स्टेगनेंट का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, बेहरकत के माने में इस चीज को यूज किया जाता है। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि तरक्की करना, डेवलप करना। तो कम्युनिकेशन मुसलसल तौर पर अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम कम्युनिकेशन डे बाय डे जो मुसलसल कर रहे हैं, तो हमारे उस कम्युनिकेशन के मेथड में, उस कम्युनिकेशन के जो है मॉडल्स में डे बाय डे जो है इवोल्वेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है, ठीक है, उस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन फोर, a teacher assign a video lecture for a student to watch at home before coming to the class. Next day in the class she engaged student in hand on experience activities, which approach she used in this situation। कह रहे कि एक टीचर जो है एक वीडियो लेक्चर जो है स्टूडेंट को देता है कि वो घर पर यानी क्लासरूम में आने से पहले वो उस वीडियो लेक्चर कर घर पर देख कर आए। फिर अगले दिन क्लास में वो बच्चों के इंगेज करता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज में। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जब बच्चे जो है, जो टीचर ने उनको लेक्चर दिया है वो घर से देख कर आएंगे, फिर क्लासरूम में जो है वो उस एक्टिविटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी पहले जो कुछ उन्होंने सीख रखा है वीडियो के थ्रू उस चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो अगर कुछ कमी बेशी होगी उनके परफॉर्मेंस में, फिर टीचर क्या करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को सही करेगा। तो इस सिचुएशन को या इस अप्रोच को हम कौन सा नाम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी होती है वो आप घर से करके आते हो, और घर की होने वाली जो एक्टिविटी होती है वो आप क्लासरूम में करते हो। जैसे यहाँ पर टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय बल्कि आपको क्या दे दिया है, एक वीडियो दे दिया और कह दिया है कि इस वीडियो को आप घर से देखकर आओ। जब आप घर से वीडियो देखकर आओगे फिर क्लासरूम में जो है उस होमवर्क को, उस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करोगे, तो फिर जो कुछ भी कमी बेशी होगी तो टीचर क्या करेगा, उस चीज को सही करेगा। ठीक है। चलिए, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। टीचिंग के अंदर इस तरीके के टूल्स को जो है हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आईसीटी टूल्स हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं, पैडलेट है, रूब्रिक्स है, क्विजलेट है, मिंटीमीटर है। तो अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है, क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट होता है, यानी हमारा जो इनोवेशन इवेल्युएशन सिस्टम हायर एजुकेशन के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम रूब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे चेकलिस्ट मेथड होते हैं, रूब्रिक्स होता है, और इस तरीके के बहुत सारे चीजें होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों का इवेल्युएशन करने के लिए। तो रूब्रिक्स में जो असेसमेंट बच्चों का किया जाता है वो क्राइटेरिया बेस्ड होता है, यानी वहां पर एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, एक लेवल फिक्स होता है, उसी बेस्ड पे जो है आपका इवेल्युएशन या असेसमेंट किया जाता है, फिर आपको फीडबैक दिए जाते हैं। तो बी को हमने 1 से मैच किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हमें मालूम था कि मेंटीमीटर, मेंटीमीटर क्या होता है कि जहां पर हम क्या करते हैं, पोल वगैरह को जो है क्रिएट करते हैं। जैसे अगर कोई वीडियो मैं लाइव कर रहा हूँ यूट्यूब पर या
किसी भी शक्ल में मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूं, तो उस लाइव वीडियो में आपने देखा होगा जो पोल्स वगैरह आते हैं, बच्चे उस पोल को जो है एक तरीके से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो मेंटीमीटर टूल की मदद से ही जो है हम क्या करते हैं, उस पोलिंग को या फिर उस टूल को या उस क्विज को जो है हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। पैडलेट जो है ये क्या करता है, कोलैबोरेटिव डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स है, यानी यहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड्स होता है जहां पर हम कोलैबोरेट करके हम बच्चे मिलजुल करके क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और क्विजलेट जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है जो आपको क्या करती है, लर्निंग रिसोर्स या स्टडी सेट जो है प्रोवाइड करती है। फ्लैश कार्ड का मतलब होता है लर्निंग रिसोर्स, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है लर्निंग रिसोर्स मिल सकते हैं, ठीक है, और स्टडी सेट मिल सकता है। Quizlet is a multinational American company that provides a tool for studying and learning. Quizlet was founded in October 2005 by Andrew Sutherland. ठीक है, तो ये याद रखना, क्विजलेट जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है जो स्टडी करने के लिए और लर्निंग के लिए जो है टूल प्रोवाइड करती है। चलिए क्वेश्चन 6, अ लाइन इज कंपोज ऑफ पॉइंट, पॉइंट हैव नो लेंथ, देयरफॉर अ लाइन हैज नो लेंथ। कह रहे कि एक लाइन जो है वो पॉइंट की बनी हुई है और पॉइंट में लेंथ नहीं है, इस वजह से उस लाइन में भी लंबाई नहीं है, लेंथ नहीं है। तो कौन सी फेलेसी जो है इस स्टेटमेंट में पाई जाती है? तो ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ना ही इक्विवोकेशन है कि कोई भी ऐसी बात या ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं कि उसी वर्ड को दो तरीके से घुमाकर बोला गया हो। यहाँ पर किसी चीज को जो है जल्दबाजी में जनरलाइज भी नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर स्लिपरी स्लॉप वाला मामला है। तो फेलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि अगर किसी भी होल का कोई भी पार्ट जो है ट्रू है, तो उस पार्ट की वजह से हम बोल देते हैं कि पूरा होल क्या होगा, सही होगा। तो यानी यहाँ पर जूस बोलकर कुल मुराद लेना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पॉइंट क्या है, ये आपका क्या है, पूरा एक होल है, ठीक है, पूरा कुल है जिसको हम बोलते हैं। तो अगर पॉइंट की लाइन बनी हुई है और लाइन जो है आपका एक पार्ट है, यानी पॉइंट में से हमने एक लाइन लिया है, एक पार्ट लिया है जिसको हम जुज बोलेंगे। तो अगर हमारा पूरा होल जो है उसके अंदर लेंथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उस लाइन के अंदर भी जो है लेंथ नहीं होगी। तो जुज बोलकर कुल मुराद लेना, तो इस फेलेसी को हम क्या बोलते हैं, फेलेसी ऑफ कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट में लाइन, पॉइंट से हमने लाइन बनाया और उस पॉइंट में जो है कोई लाइन नहीं है, तो उस लाइन में भी क्या है, लेंथ नहीं होगी, ठीक है। तो इस एतबार से आप इसको समझ सकते हो, घुमाकर ये एग्जांपल जो है दी गई है, बट फेलेसी ऑफ कंपोजिशन ही इसका सही आंसर होगा। तो कम्युनिकेशन के बैरियर से यहाँ पर क्वेश्चन है, सिमेंटिक है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल है। तो सिमेंटिक एक ऐसा बैरियर होता है जो कहाँ पे आपके लैंग्वेज के जो बैरियर होते हैं, तो आप देखोगे अगर ए को हम 4 से मैच करेंगे, लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक में हम जुबान की ही स्टडी करते हैं, लैंग्वेज की ही स्टडी करते हैं। तो अगर मैसेज के रिसेप्शन पर कुछ लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस है, यानी रिसीवर को जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बैरियर को हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक बैरियर का नाम देंगे। तो ए को 4 से आप मैच करते तो आंसर निकल कर आ जाता। तो फिजिकल बैरियर ये वो बैरियर होते हैं जो आउटसाइड के बैरियर होते हैं, ठीक है, जैसे जो शोरगुल है, जो नॉइज है, ठीक है, दरवाजा किसी ने तेज से बंद कर दिया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, हैवी रेनफॉल की वजह से जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी खराब हो गई है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये सब क्या है, आपके फिजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर ये वो बैरियर होते हैं जो आपके माइंड से रिलेट करते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है प्रीजुडाइज, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप या प्री जुडाइज का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कल्चर के बारे में या किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में हम गलत गुमान कर लेते हैं, यानी हम अपनी अजम्पशन जो है उस चीज के बारे में गलत करते हैं। जैसे हमने ये सोच लिया कि इस कल्चर के बंदे जो होते हैं वो नेक दिल नहीं होते, अच्छे नहीं होते, फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, वो लोग होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में इस तरीके की एक अजम्पशन बन गई है। फिर उसी के बाद फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो फिजियोलॉजिकल ये वो बैरियर होता है जो हमारे अंदरूनी कंडीशन से ताल्लुक रखते हैं, इनर कंडीशन से। जैसे हमें बहुत थकान है, ठीक है, या हमें बहुत ज्यादा फीलिंग है, या हमें अंदर से बहुत ज्यादा भूख महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा लो हमें अंदर से हो रहा है, प्यार मोहब्बत हमारे ऊपर एकदम हावी है, चढ़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह से अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम सही तरीके से जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी अंदरूनी कंडीशन जो है वो किसी और चीज की जो है चाहत कर रही है। चलिए क्वेश्चन 8,
What was the National Knowledge Commission's recommendation for minimum gross enrollment ratio to be achieved in higher education by 2015? तो नेशनल नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी कि हमें 2015 तक कितनी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में करनी है। तो मैंने कई बार बताया है कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने 2015 तक ये बात कही थी कि हमें 15% क्या करना है 2015 तक 15% करने की जो है इसने बात की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी एमएस एक्सेल आर ट्रू। तो एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल, जिसको हम जो है अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम जो है यहाँ पर हम करते हैं। कह रहे हैं कि डेटा इन स्प्रेडशीट आर ऑलवेज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑलवेज वर्ड यूज किया गया, हमेशा करेक्ट नहीं होता है। अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई भी फॉर्मूला जो है यहाँ पर गलत जो है टाइप हो जाता है तो पूरा का पूरा डेटा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन नॉट ड्रॉ बार ग्राफ, तो ये गलत है क्योंकि बार ग्राफ जो है नहीं ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है क्योंकि बार ग्राफ जो होता है या पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हो, एमएस पावर पॉइंट में भी कर सकते हो, एमएस एक्सेल में भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी। देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अगर पहले वाले एग्जांपल में या पहले वाले कॉलम में जो है आपने फॉर्मूला डाल दिया है, फिर उसके बाद आप जितना नीचे की तरफ ड्रैग करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरे डेटा को क्या करेगा, कैलकुलेट जो है कर देता है। सम सेल इन अ स्प्रेडशीट कैन बी लॉग टू प्रिवेंट अ यूजर चेंजिंग इट्स कंटेंट। ठीक है, तो जैसे हम इस एक्सेल में जो इस तरीके के छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं ना, तो इसी एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो वहां पर जो है हम हर सेल को जो है अपने एतबार से, ठीक है, इंडिविजुअली हम उसको लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉकिंग होती है, आप अगर चाहो तो सेल को लॉक कर सकते हो, उसका डेटा जो है इधर से उधर नहीं जाएगा। और कोई भी यूजर जो है अगर उस चीज को चेंज करना चाहेगा या मतलब कुछ भी करना चाहेगा तो वो उस चीज से रुक सकता है क्योंकि वो चीज वहां पर लॉक हो गई है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अब्स्ट्रैक्टनेस। देखिए इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब यह है कि हमें सबसे छोटे क्रम से बढ़ते क्रम तक जाना है, यानी सबसे छोटी चीजों से बड़ी चीजों तक जाना है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया अब्स्ट्रैक्टनेस। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये जो ऑप्शन में हमें वर्ड दिए गए हैं तो इनके फ्यूचर के एतबार से ही हम चीजों को समझेंगे कि इनमें कौन सी चीज जो है सबसे छोटी है, यानी किसके फ्यूचर सबसे कम है, फिर उसके बाद किसके बड़े हैं, किसके बड़े हैं। तो इसी एतबार से जो है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को जो है लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन 2 है। अब इसमें एक है स्टील। ठीक है, स्टील जबकि ये एक टाइप है मेटल की, बट स्टील बना किससे है, स्टील जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, तो यानी इसमें सबसे ज्यादा जो है आयरन जो है ये आपका एक मेटल है, और कार्बन ने अगर 95% जो है क्या होते हैं, आयरन से होते हैं, तो 2.1% या 2% या 1% के करीब जो है क्या होता है, कार्बन शामिल होता है। ये दो चीजें मिलकर क्या बनती हैं, स्टील बनती हैं। तो यानी इस ऑप्शन के तहत इसके अंदर सबसे कम फ्यूचर वाला जो ऑप्शन है वो है स्टील। फिर उसके बाद आएगा अलॉय। अलॉय क्या होता है कि जब डिफरेंट मेटल का इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलॉय, यानी दो से ज्यादा मेटल का अगर इस्तेमाल करेंगे, यानी मान लीजिए हमने आयरन भी मिला दिया, हमने गोल्ड भी मिला दिया है, सिल्वर भी मिला दिया है, जब कुछ इन तीन तरीके के मेटल्स को यूज करके हम कोई भी चीज बनाएंगे तो उस चीज को हम अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो स्टील के मुकाबले में क्या है, अलॉय के जो फीचर्स हैं वो स्टील के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है, अब मेटल जो है वो अलॉय से भी ज्यादा है। मेटल का मतलब क्या होता है कि जितने भी किस्म के मेटल्स होते हैं उनको हम मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मेटल में आपका आयरन आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, एल्युमिनियम आता है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, तो एलॉय से बड़ा जो होगा वो मेटल्स होगा, और मेटल से बड़ा जो है मिनरल्स है। मिनरल क्या होते हैं, जो जमीन के क्रस्ट से निकलते हैं, और इन मिनरल्स के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस, मुख्तलिफ किस्म के मादे, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस जो है इसके अंदर जो है पाई जाती है। जबकि मेटल में सिर्फ मेटल की टाइप्स आती हैं। ठीक है, उनके अंदर अलग किस्म का सब्सटेंस या कोई गैसेस जो है नहीं पाई जाती। मिनरल्स में जो जमीन के क्रस्ट से हमें मिलते हैं, इनमें जो है बहुत सारे सब्सटेंस जो है अलग से पाए जाते हैं। तो मेटल के मुकाबले में मिनरल की अब्स्ट्रैक्टनेस या मिनरल की कैटेगरी जो है वो ज्यादा जनरल है। ठीक है, तो इस एतबार से जो है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इस चीज को लगाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता होगा, क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लगती है, समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।